गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने इससे पहले अध्याय 2 देखा था। ये अध्याय 2 के ही आगे के क्वेश्चन है। आप इसको ज़रूर से अपनी एडग्रेड में लिखेंगे, याद करेंगे और पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज़्ज़तनामे से क्या आशा है। तो इज़्ज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती। इसका क्या था, ये इज़्ज़तनामे मतलब इज़्ज़तनामे से कोई भी इंग्लैंड की कंपनी जो है इससे ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या नहीं कर सकती, होल्ड नहीं कर सकती, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो बक्सर के युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। इसको भी हारना पड़ा, इसे बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बनाया गया। मीर कासिम को हटा के किसको बना दिया गया, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो आप इसको भी अच्छे से अपनी एडग्रेड में लिखेंगे और याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण थी। 1761 कब हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई, 1761। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764। आप हमें ये क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, आप हमें ये बताएंगे कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण थी। तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, मेहर के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में चली गई। इसीलिए ये क्या थी, तीसरी लड़ाई महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के बाज़ारों में भारत किन वस्तुओं की मांग अधिक थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग थी। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि यूरोप के जो बाज़ार हैं, तो भारत में जो दक्षिण भारत है वहाँ पे जैसे कि सूती कपड़े, दक्षिण भारत में काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी मसाले के लिए प्रसिद्ध है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, काली मिर्च, लौंग, इलायची और सूती कपड़े। शॉर्ट में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। यूरोप के बाज़ार में इनकी बहुत ज़्यादा मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सहायक संधि की शर्तें क्या थी। सहायक संधि भी थोप दी, जो रियासत इस बंदोबस्त की मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी पैसा देती थी। देखिए, ये थी सहायक संधि। मतलब सहायक संधि ये थी कि जो कोई भी रियासत अपनी सेना नहीं रख सकती थी, और सरकार उसको, कंपनी उसको क्या देती थी, सुरक्षा देती थी, और अपनी सेना के रखरखाव के लिए कंपनी उसे पैसा देती थी। मतलब वो अपनी सेना नहीं रख सकती, ऐसा था सहायक संधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वारेन हेंगस्टी द्वारा न्याय व्यवस्था से क्या सुधार हुए। वारेन हेंगस्टी ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खासतौर पर उल्लेखनीय थे। मतलब जो वारेन हेंगस्टी थे, इन्होंने न्याय के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1756 में। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भरा था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी के एक ऐसी कठपुतली नवाब चाहती थी कि जो उसे व्यापारिक रियायतें व अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। मतलब प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे, ये कब हुआ, सबसे पहले हम ये याद कर सकते हैं। प्लासी क्यों, 1756 में हुआ। अलीवर्दी खां के बाद कौन बना, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बन गया। और कंपनी क्या चाहती थी, कंपनी ये चाहती थी कि हम ऐसा शासक बनाएं जो हमें कंपनी के कोई भी काम आसानी से कर दे और कोई काम कंपनी के काम करने से मना ना करे। मतलब हमको एक ऐसा कठपुतली शासक चाहिए जो हमारे इशारों में चले, और सिराजुद्दौला ऐसा नहीं कर रहे थे। इसीलिए प्लासी का युद्ध का एक कारण बना। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। यूरोपीय कंपनी के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा में भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे वो मिलने वाले मुनाफा गिरने लगे। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को ख़त्म कर दे। देखो, जो चीज़ भारत में निर्माण हो रही थी, अब उनकी तो कोई मांग नहीं रही, क्योंकि यूरोपीय कंपनी जो चीज़ लेके आ रही थी उनकी चीज़ों के क्या बढ़ने लगे, उनके दाम बढ़ने लगे, और भारतीय चीज़ों के क्या होने लगा, कम होने लगे। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी।
इस नीति ने किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति के नाम दिया गया। यह सिद्धांत तर्क पर आधारित था कि किसी शासक की मृत्यु हो जाती तो उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता था, तो उससे रियासत हड़प ली जाती थी और कंपनी के भूभाग का हिस्सा बना लिया जाता था। देखिए, आप लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति, लॉर्ड डलहौजी की फूट डालो नीति, विलय नीति, आप ऐसे समझ सकते थे जैसे कोई शासक है और उसका कोई पुत्र या वारिस नहीं है, तो कंपनी क्या काम करती थी, उसकी जो विरासत होती थी उसको कंपनी अपने अधीन कर लेती थी और उसका अपना हिस्सा बना लेती थी। ये थी लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। आपको किस विषय में वीडियो चाहिए आप हमें ज़रूर बताएं, हम उसमें वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।